नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नक्सलियों के मददगार पुलिस गिरफ्त में, 5 और आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। नक्सल नेटवर्क में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल से चुराई जिलेटिन पहुंच रही थी नक्सलियों तक। शराब कारोबारी ने दिए थे नक्सलियों को 5 लाख। नक्सलियों के मददगार और भी चेहरे होंगे बेनकाब। ईद उल अजहा की तैयारी जारी। बकरों की खरीदी के लिए सजा बाजार। इस बार कीमतों में आई है गिरावट। लॉकडाउन की वजह से पड़ा है असर। जामा मस्जिद के सामने हुई खरीद फरोख्त। चौक चौराहों में अवैध होर्डिंग्स की भरमार। रोक लगाने में नगरपालिका का रवैया सुस्त। नोटिस जारी करने तक सीमित नगरपालिका। शहर की सुंदरता पर ग्रहण लगा रही हैं होर्डिंग्स। कमलनाथ सरकार में हुई थी कार्यवाही। भाजपा सरकार का रवैया दिखता है नरम। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूल्य। नक्सलियों को हाईटेक हथियार और विस्फोटक सामग्रियों की सप्लाई करने वाले मददगार नेटवर्क पर पुलिस लगातार खुलासे कर रही है। अब तक इस रैकेट से जुड़े 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 5 अन्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मोबाइल भरवेली का एक आरोपी भी इनमें शामिल है, जो जिलेटिन चुराकर नक्सलियों को मुहैया कराता था, जबकि एक शराब कारोबारी ने नक्सलियों को लाखों रुपये की मदद पहुंचाई है। नक्सलियों को हाईटेक हथियार, विस्फोटक सहित अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने वाले मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र गोंदिया के आम गांव से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि किरनापुर क्षेत्र के किन्ही के जंगलों में राजस्थान और मुंबई के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। नक्सलियों के इन मददगारों से पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं और नक्सली नेटवर्क से जुड़े नामों का पर्दाफाश हो रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस ने 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो नक्सलियों को हथियार सप्लाई में मदद कर रहे हैं। इनमें बालाघाट निवासी सुनील लेल्हारे, जो मोबाइल भरवेली में कार्य कर चुका है, वहां से जिलेटिन रॉड चुराकर वो गोंदिया के आरोपियों को सप्लाई करता था और इस तरह ये पूरी चेन नक्सलियों तक पहुंच बनाए हुए थी। इसमें बोरबन निवासी बलजोर भी नक्सलियों को सूचना पहुंचाने का काम करता था, जहां तय किया जाता था कि कब और कहां हथियार और बारूद सप्लाई करना है। अब तक पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े राजस्थान, मुंबई, इंदौर, गोंदिया, बालाघाट और किरनापुर क्षेत्र के आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें कुल आरोपियों की संख्या 16 हो गई है। साथ ही पुलिस पूछताछ में जुटी है कि नेटवर्क के और राज का पता लगाया जा सके। बालाघाट में भी इस नेटवर्क से जुड़े आरोपियों के बेपर्दा होने की संभावनाएं हैं। पूछताछ के आधार पर इसी मामले में अभी और आरोपी पुलिस की राडार पर हैं। नक्सल नेटवर्क में पुलिस ने एक शराब कारोबारी देवराज गुन्नेवार को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि देवराज नक्सलियों को नगद रुपये देकर मदद करता था और उसने 5 लाख रुपये नक्सलियों को दिए हैं, जबकि सुनील लेल्हारे, जो मोयल कर्मी है, उसने मोयल के जिलेटिन चुराकर नक्सलियों को सप्लाई की है। इसी मामले में गोंदिया के आरोपी भी शामिल हो गए हैं, जो नक्सलियों की मदद करते रहे हैं। गोंदिया के ये सरगना पिस्टल सप्लाई करने की फिराक में थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि नक्सलियों को हथियार, विस्फोटक सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ते हुए बड़ी खेप भी पकड़ी गई है। 8 आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य नाम सामने आए हैं, जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अब इस नेटवर्क की तह तक जाने में पुलिस जुटी हुई है, जिसमें फाइनेंशियल नेटवर्क के तहत नक्सलियों को पैसा मुहैया कराए जाने का भी खुलासा हुआ है और इन्हीं रुपयों से नक्सली हथियार खरीदते थे। दिनों में जो मध्य प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए नक्सलियों तक अवैध हथियार, अवैध विस्फोटक सामग्री पहुंचाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। उसमें पहली खेप में ही जो 8 आरोपी और कुछ जो असला में मिला था, उसके बाद इन आरोपियों से पूछताछ में 5-6 अन्य लोगों के नाम के भी खुलासे हुए हैं, जिन पर तीव्रता से कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनसे और भी सूचनाएं और भी इनके लिंक्स हमें पता चल रहे हैं और पूछताछ जारी है और कई महत्वपूर्ण खुलासे इसमें और होने की संभावना है। और जैसे जैसे इसमें आगे प्रगति हो रही है, तो जितना भी इनका पूरा नेटवर्क है, जिस पॉइंट से जहां से ये सोर्स कर रहे हैं, खासकर विस्फोटक सामग्री, और कौन कौन इस पूरे नेटवर्क में शामिल है, उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। इनमें से कुछ आरोपी लोकली गोंदिया, बालाघाट यहाँ से भी संबंधित हैं, उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक जो फाइनेंसिंग नेटवर्क का भी पता चला है। कुछ एक आरोपी हैं जिनके द्वारा नक्सलियों को अवैध रूप से पैसा मुहैया कराया जा रहा था।
तो उनके द्वारा जो राशि मुहैया कराई जा रही थी उसका उपयोग भी अवैध शस्त्र और अवैध विस्फोटक सामग्री खरीदने में किया जा रहा था। देखा जाए तो नक्सलियों को हथियार बारूद मुहैया कराए जाने के बाद इस मामले में रुपये देकर नक्सलियों की मदद करने का नया एंगल जुड़ा है, जबकि लोकल स्तर से जिलेटिन नक्सलियों को मिलना भी अहम हो जाता है। पुलिस आशंका जता रही है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के बाद और भी नाम बेनकाब होंगे। शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाली नगरपालिका इन अवैध होर्डिंग्स को लेकर गंभीर नहीं है। एक तरह से बालाघाट शहर इन होर्डिंग्स की वजह से होर्डिंग नगर के रूप में अपनी पहचान स्थापित न कर दे, इसलिए कार्यवाही जरूरी है। जबकि खास बात यह भी है कि नगरपालिका को इन होर्डिंग से आय के साधन बनानी चाहिए, लेकिन लाखों रुपये का चूना अवैध होर्डिंग से लग रहा है, जबकि दूसरी ओर आमजनों से टैक्स के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूल की जा रही है। बालाघाट शहर के चौक चौराहे जिन्हें आकर्षक साज सज्जा दी गई है। आंबेडकर चौक में नक्काशीदार खूबसूरती दिखाई पड़ती है, जबकि चौपाटी और चौक चौराहों को भी सुंदर बनाया गया है। इस सुंदरता पर अवैध होर्डिंग्स बदनुमा दाग बनते रहती हैं, जिस पर रोक लगाने का साहस नगरपालिका ने अब तक नहीं जुटाया है। हाईकोर्ट के निर्देश भी यहाँ धरे के धरे हैं कि अवैध होर्डिंग्स पर लगाम लगाई जाए। एक तरह से कोर्ट के आदेशों की अवहेलना और दूसरी ओर शहर की सुंदरता में बिगाड़ कार्य नगरपालिका की शह पर चल रहा है। देखा जाए तो शहर में आयोजन समारोह और शासकीय होर्डिंग्स के साथ ही राजनीतिक दलों की होर्डिंग्स की भी भरमार होती है, जिनको लगाने के लिए कोई पैमाना तय नहीं किया गया है। इन होर्डिंग्स के लिए स्थान चयनित कर नगरपालिका आय के अतिरिक्त साधन तैयार कर सकती है, लेकिन नगरपालिका को करों की वसूली के द्वारा आमजनों पर अतिरिक्त बोझ डालते हुए अधिक कर वसूलने का प्रयास किया जाता है। बताया जाता है कि होर्डिंग्स लगवाने के लिए इस कार्य में जुटे लोग राशि लेते हैं, जिसमें से 1 रुपया भी नगरपालिका के खाते में नहीं जाता, और ऐसे महीनों में लाखों रुपये का नुकसान नगरपालिका को हो जाता है। पूर्व पार्षद शफकत खान ने नगरपालिका के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश हैं, अवैध होर्डिंग्स हटाए जाने के लिए शहर विकास समस्याओं की बात करने वाले होर्डिंग्स को देखने के बाद भी निगाहें चुरा लेते हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका को कार्यवाही का अधिकार है, लेकिन हमेशा नोटिस की बात की जाती है, कार्यवाही नहीं होती। देखिए, ये तो आप लोग जो पत्रकार बंधु हैं और ये शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाते हैं, उस ओर आकर्षित करवाते हैं कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसको निर्देशित करता है, उसका पालन नहीं हो रहा, ये आप लोग उसका एहसास कराते हैं। मगर यहाँ जो जवाबदार पद पे काबिज प्रशासन के लोग हैं, ये कितने लापरवाह हैं, इस बात से आप सोचिए कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी अवैध तरीके से शहर में होर्डिंग्स लगे हुए हैं और लगते हैं। पार्टी की मैं बात नहीं करता, पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य हो, नियम कानून सबके लिए सामान्य होता है। चाहे वो बीजेपी के पोस्टर लगे हों तो आप लोग आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के पोस्टर हों तो आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मगर वर्तमान समय में जब तक आप लोग बोलते नहीं तब तक प्रशासन जगता नहीं है। जवाबदेही पद पे बैठे हुए लोग सड़क से निकलते हैं, शहर विकास की बात करते हैं, शहर की समस्याओं की बात करते हैं, मगर आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि वो शहर में निकलते हैं, आते जाते हैं और देखने के बाद भी अंधे बन जाते हैं। फिर आप लोग हिला के उनको जगाते हैं जब वो जगते हैं कि हम नोटिस इशू करेंगे, हम नोटिस देंगे, हम बात करेंगे। क्यों भाई, हमेशा आप नोटिस देने की बात कर रहे हो? क्या कारण है हमेशा आप नोटिस दे रहे हो? कार्रवाई करो ना, हाई कोर्ट का निर्देश है, हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करो आप, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। क्या नगर पालिका को इससे कोई आय होती है? नगर पालिका के स्थान निर्धारित हैं, उसकी परमिशन देती है नगर पालिका। आय के साधन बनाने का काम यहाँ जो प्रशासनिक पद पे बैठे हैं वो लोगों का है। अगर वो सचेत नहीं है तो आय के साधन, नगर पालिका में आय के साधन आप समझ जाइए कि आप स्वेच्छा से अपनी जवाबदारी समझकर यहाँ आके अगर आप टैक्स जमा कर रहे हैं तो यही नगर पालिका का आय का साधन है। इसके अलावा नगर पालिका का आय का साधन बनाना ही नहीं जानती नगर पालिका। जबकि इस मसले पर नगरपालिका सीएमओ महज नोटिस की बात तक ही सीमित हैं। उनका कहना है कि नोटिस जारी किए गए हैं और बिना अनुमति के होर्डिंग्स न लगें, यह व्यवस्था बनाई जाएगी। पुष्पा नगरपालिका जिन्होंने बैनर होर्डिंग लगाए हैं उनको हम नोटिस भी जारी कर रहे हैं, साथ ही साथ सारे बैनर होर्डिंग आज उतार लिए जाएंगे। सर, नोटिस तो हमेशा जारी होते, लेकिन आज भी अम्बेडकर चौक में भी जहाँ वहाँ फ्लैक्स लगे हुए हैं।
उनको हटा लिया जाएगा। उनको बता दिया गया है कि आप स्वयं के स्तर से हटा लीजिए, है ना। उनको नोटिस भी जारी किया जा रहा है और आगे हम इसको कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे कि नगर पालिका की अनुमति के बिना बैनर होर्डिंग्स ना लगाया जाए। देखा जाए तो कांग्रेस शासनकाल में अवैध होर्डिंग्स को लेकर अभियान चलाया गया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना था कि एक भी अवैध होर्डिंग प्रदेश में नहीं लगनी चाहिए, जबकि भाजपा सरकार का अवैध होर्डिंग्स के प्रति नरम रवैया यह बताने के लिए काफी है कि सुंदरता भले ही प्रभावित हो, लेकिन प्रचार प्रसार में कमी नहीं आनी चाहिए। कुर्बानी का पर्व बकरीद 21 जुलाई को मनाया जाएगा। ईद के चलते बाजार में जुमे के दिन पहले बकरों की खरीदी चलती रही। जामा मस्जिद के सामने सजे बाजार में ईद की तैयारियों को लेकर बकरे खरीदे गए ताकि उसकी कुर्बानी दी जा सके। बीते कुछ वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से सभी समुदाय के त्योहार प्रभावित हुए हैं। मुस्लिम समाज में कुर्बानी के पर्व का विशेष महत्व है। ईद उल अजहा 21 जुलाई को मनाई जानी है, जिसको लेकर बकरों की खरीदी चल रही है। जुमे की नमाज के दौरान शहर की जामा मस्जिद के सामने बकरों का बाजार सजा, जहां लोगों ने अपने मनपसंद बकरों की खरीदी की। इन बकरों को सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार ईद के दिन खुदा की राह में कुर्बान किया जाएगा। ईद की नमाज को लेकर कहा गया है कि प्रशासनिक नियमों के तहत कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ईद की नमाज की जाएगी, जिसमें सुबह 8 बजे प्रशासनिक अनुमति के तहत तय संख्या में लोग नमाज अदा कर दुआएं मांगेंगे। मुस्लिम समाज में ईद की खुशी देखी जा रही है, जिसको लेकर खरीदारी चल रही है। विशेष तौर पर बड़ी संख्या में बकरे बिकने के लिए बालाघाट पहुंचे लोग, जिनकी खरीदारी करते नजर आए, जबकि अन्य खरीदारी में कोरोना संक्रमण के चलते इस बार ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदे हैं। बकरा मार्केट में इस बार बकरों की कीमतें काफी टूट गई हैं। बाजार में एवरेज के अनुसार एक बकरा 7 से 8 हजार रुपये तक में मिल रहा है, जबकि मीडियम साइज का यही बकरा पिछले साल लगभग 12 से 15 हजार रुपये तक में बिकता था। इसके अलावा अच्छी किस्म का बकरा भी 25 से 30 हजार तक में बिक रहा है। वाहनों के न चलने व लॉकडाउन के कारण इस बार दूसरे शहरों में बकरों को नहीं बेचा जा सका है, जिस कारण बकरों के दामों में काफ़ी कमी है। ईद की नमाज को लेकर बताया गया कि ईद उल अजहा की नमाज का समय सुबह 8 बजे रहेगा। मस्जिदों में प्रशासन की अनुमति के तहत सीमित संख्या में लोग नमाज अदा करेंगे। लोग घरों में नमाज अदा करेंगे। साथ ही जिले मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं खैर के साथ ही कोरोना संक्रमण से निजात के लिए भी दुआएं मांगी जाएंगी। नमाज के बाद लोग अपने घरों में कुर्बानी करेंगे। लांजी जनपद के तहत मोहकझरी ग्राम के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई है, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर बताया कि वर्ष 2011 की सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण गरीब और निर्धन वर्ग के लोग इस आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2011 की आर्थिक सामाजिक जनगणना सर्वे सूची है, लेकिन ग्राम मोहझरी के सैकड़ों गरीबों को जनगणना से वंचित रखा गया है। इस वजह से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि सर्वे की जांच कर लाभ से वंचित करने के दोषियों पर कार्यवाही की जाए। बताया गया कि गांव के अधिकांश लोग मजदूरी का कार्य कर भरण पोषण करते हैं और क्षतिग्रस्त मकान में रहने को मजबूर हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्रामीण मीराबाई पंद्रे ने बताया कि सर्वे सूची में शामिल न किए जाने से ग्रामीण लाभ से वंचित है। गरीब वर्ग से होने की वजह से उनके मकान जर्जर हैं और कच्चे भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शासन से मांग कर रहे कि 2011 के सर्वे सूची में हमारा नाम छोड़ दिया गया है। हम चाहते कि मंत्री योजना से जो कोई योजना मिल रही लोगों को तो हमें भी मिले। ऐसे कितने लोग हैं गांव में जिनको अभी तक पीएम आवास का लाभ नहीं मिला? बहुत लोग हैं, हम लोग घर को देखा है। जी, क्या स्थिति है उनकी, कैसे रह रहे हैं अभी वर्तमान में? ऐसी कई कच्चे मकान में है। मकान हमारे गाँव की स्थिति है तो ये लगने के कारण क्या बोलते दीमक लगने के कारण घरों की बेहाल है और पूरी कच्चे मकानों में रह रहे हैं और किसी का मकान नहीं है तो बना भी नहीं पाते, जमीन रह के भी ऐसी भी स्थिति है। इसी प्रकार लक्ष्मण आठवड़े ने कहा कि गांव की जनसंख्या 5000 है और यहां 2000 गरीब आबादी है जिनके कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्राम सभा में जाने पर नाम नहीं जुड़ पा रहा है। सूची में नाम जोड़कर लाभ दिया जाए। बताएंगे। मेरे गांव की लगभग 5000 जनसंख्या है, जिसमें से कम 2000 गरीब वर्ग के मकान में रहते हैं, जिनको 2011 की सर्वे सूची में छोड़ दिया गया है। आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्षतिग्रस्त मकान होती भी हो, मकान नया बनाने में मजबूर हो गए हैं। क्या करेंगे, उनके पास में कोई साधन नहीं है।
नाम जुड़वाने जाते हैं ग्राम सभा के माध्यम से, फिर भी उनका नाम नहीं जुड़ पा रहा है। वहीं भी वही बोला जाता है कि 2011 में जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। सर्वे करता जो अधिकारी है उनके वार्ड में पहुंचा ही नहीं है। ऐसे मेरे गांव में 4 वार्ड है, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17, जिनमें सर्वेकर्ता पहुंचा ही नहीं है। ऐसे सर्वेकर्ता कर्मचारी पे उचित कार्रवाई होना चाहिए, यूँ पुनः इनके नाम को सर्वे में जोड़ करके इन्हें लाभ मिलना चाहिए। 16 जुलाई को लांजी कोसमारा ग्राम अंतर्गत एक नरचीतल कटीली फेंसिंग तारों में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जानकारी लगते ही लांजी वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायल अवस्था में चीतल को बाहर निकाला और उसका उपचार कर उसे जंगल में छोड़ दिया। इस संबंध में अधिक जानकारी के अनुसार ग्राम कोसमारा निवासी सुलचना बाई खरे के बाड़ी के फेंसिंग में फंसकर नर चीतल घायल हो चुका था, जिसकी सूचना वन अमले को कोसमारा के निवासी गणेश लाल द्वारा दी गई, जो कि वन विभाग में सुरक्षा श्रमिक के रूप में कार्यरत है। सूचना के पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम कोसमारा पहुंचकर फेंसिंग तार में फंसे नरचीतल को सुरक्षित अवस्था में निकालकर वाहन के माध्यम से लांजी पशु चिकित्सालय लाया जाकर उपचार करवाया गया। उपचार के पश्चात सकुशल अवस्था में चीतल को काशी टोला बीट क्रमांक 734 के जंगल में छोड़ा गया। उक्त टीम में प्रमुख रूप से रविंद्र सोनवाने, परिक्षेत्र सहायक अमरदीप गजभिये, विशाल आसटकर, अमरनाथ नंदा, मयूर शांडिली तथा ग्रामीण जन कोसमारा का सराहनीय योगदान रहा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।